दोस्तों नमस्कार। जब गली गली में शोर है तभी ममता बनर्जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर प्रेम जताया और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनका प्रेम जाग गया। गली गली में शोर इस बात को लेकर है कि केंद्रीय एजेंसियां सरकार डिगाने के लिए छत्रपों की पॉलिटिकल पार्टी से विधायकों को तोड़ने के लिए सांसदों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करके पॉलिटिकल पार्टी चेंज करने का दबाव बनाने के लिए और कई सरकारों को डिगाकर बीजेपी की सत्ता उन राज्यों में बनाने के लिए सीबीआई और ईडी ही चल पड़ती है। और इसी बात को लेकर गुस्सा इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में है। और ममता बनर्जी के कटघरे में तो कोई आज से नहीं, 2014 से नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सत्ता खड़ी है। दो हाथ इलेक्शन के वक्त भी ममता बनर्जी और किसी से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार के तौर तरीकों से करती नजर आई। सीधे निशाने पर किसी दूसरे को नहीं लिया बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को ही लिया। फिर ऐसा क्या हो गया कि इस बार विधानसभा में वो ये कहने से नहीं चूकी कि दरअसल सीबीआई और ईडी पीएमओ से कुछ भी लेना देना नहीं है और वो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है। दरअसल ये संकेत है 2024 के चुनाव को लेकर। हर किसी को समझ में आ रहा है कि 2024 की बिसात कोई ऐसी नहीं होगी जो मौजूदा वक्त में नजर आ रही है। यानी छत्रपों के कदम ताल एक छतरी के नीचे आ जाएं और विपक्ष सामूहिक तौर पर इस देश में खड़ा हो जाए और वह विपक्ष किसी एक नेता को चुन ले और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे उनके सामने खड़े होकर चुनौती दे दे और कांग्रेस भी उस नेता के पीछे खड़ी हो जाए। ऐसा कुछ भी होता दिख तो नहीं रहा है। कांग्रेस खुलेआम कह रही है कि अभी तक हमारे नाम पे छत्रपों ने बहुत लाभ उठाया है और उन्हीं छत्रपों ने बीजेपी को आगे बढ़ाया है, उन्हीं छत्रपों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। तो अब कांग्रेस किसी भी छत्रप के साथ खड़ा नहीं होगा और तो और वह सीपीएम के साथ खड़े होने के पक्ष में भी नहीं है। यानी चाहे ममता सोच ले, चाहे विजयन या सीताराम येचुरी सोच ले, चाहे नीतीश कुमार सोच ले, चाहे अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव सोच ले, चाहे शरद पवार सोच लें, कांग्रेस अडिग है कि अपने बूते इस बार वो आगे बढ़ेगी और जिन छत्रपों को चाहिए वह कांग्रेस के साथ आकर तब खड़े हों जब लाभ कांग्रेस को मिल रहा होगा। मैसेज दो बहुत साफ हैं। 2024 से पहले विपक्ष की कतार में खड़े हर नेता को अपने बिसात को तय करना है। मैसेज बहुत साफ है कि हो सकता है 2024 तक की परिस्थितियों में एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस ही नजर आए, जो कि दक्षिण भारत से जिस हवा के साथ चल रही है वो कहीं आने वाले वक्त में 2024 की परिस्थितियों में इस देश के तमाम छत्रपों का सब कुछ समेट ना दे। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो छत्रप क्या करेंगे, और छत्रप में भी वो छत्रप जिनकी सरकार बीजेपी का विरोध करते हुए बनी है और जो कांग्रेस से सहयोग लेते रहे हैं। ममता बनर्जी शायद उस दिशा में पहली नेता है। ममता बनर्जी वह धुरी है विपक्ष के नेताओं की पूरी सर्किल के बीच में, जहां पर ममता बनर्जी अगर मुंबई पहुंचती है तो कांग्रेस को खारिज करती है, दिल्ली आती है तो कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी का जिक्र करके प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करती है। यह संकेत क्या है 2024 को लेकर? ममता बनर्जी ने क्या वाकई कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार नहीं बननी चाहिए? क्या ये ऐसे संकेत हैं? मुश्किल होगी तो वह बीजेपी के साथ भी खड़ी हो जाएंगी, या फिर ऐसे संकेत हैं और इस भरोसे के साथ के संकेत हैं कि पश्चिम बंगाल में तो मुसलमान दीदी के अलावे किसी दूसरे के साथ जाएगा नहीं, यानी टीएमसी जीतेगी और लेफ्ट कहीं पर है नहीं। कांग्रेस जिस हवा के झोंके के साथ पश्चिम बंगाल में आना भी चाहेगी तो भी उसको यहां जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीजेपी खड़ी है और बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी राजनीतिक तौर पर उसी विधानसभा के भीतर है जिस विधानसभा के भीतर भाषण देते हुए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति प्रेम दिखलाती हैं।
इस संकट से पहले जरा विधानसभा के भीतर की स्थिति को समझिए। 27 मिनट का यह पूरा का पूरा भाषण था। एक रेजोल्यूशन लाया गया था जिसमें कहा गया था कि सीबीआई और ईडी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इसे रोकना चाहिए। और इस पर जब वोटिंग हुई तो 189 वोट ममता बनर्जी के पक्ष में, यानी इस प्रस्ताव को पास कराने के पक्ष में, और 69 वोट विरोध में पड़े। यह स्थिति थी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह था कि ममता बनर्जी की पूरी सरकार के भीतर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नेता सीबीआई और ईडी के रडार पर हैं। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को यह क्यों कहना पड़ा, जबकि वो जानती हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के सिरमौर हैं और सब कुछ है। यहां तक कि आरएसएस भी उनके इशारे के बगैर इधर से उधर जा नहीं पा रही है। तो क्या ममता बनर्जी ने 2024 को लेकर यह चाल चली जिसमें बहुत स्पष्ट तौर पे नजर आए कि कम से कम पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन को वह लेफ्ट और कांग्रेस के आश्रय कहीं खो ना दे। सामने बीजेपी नजर आएगी तो जो वोट बैंक ममता बनर्जी का है उसमें मुस्लिम समुदाय ममता के साथ खड़ा होगा और एमपीज यानी सांसद के चुनाव में भी उन्हें जीत मिल जाएगी, जो जीत एक लिहाज से 2014 में भी दूसरे छत्रपों के मुकाबले उन्हें ज्यादा मिली थी, 2019 में भी ज्यादा मिली थी। लेकिन इन सब के बीच 27 मिनट के भाषण में वह जिन बातों का जिक्र करती है वो शायद अपने तरीके का एक ऐसे रास्ते को पकड़ना है जिसमें चित भी मेरी और पट भी मेरी। क्योंकि जब वो इस बात का अपने भाषण में जिक्र करती हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधायकों की खरीद फरोख्त जो की जा रही है और जो हुई है उसके जरिए तो तानाशाह भी पीछे छूट जाए, ये तो हिटलर हो, मुसोलिनी हो या स्टालिन हो, उससे भी आगे की स्थिति में सरकार आकर खड़ी है। इस सरकार में मोदी सत्ता का जिक्र नहीं है, सरकार शब्द का जिक्र है, केंद्र की सरकार का जिक्र है, नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं है। जबकि ममता की जुबान पे हर विरोध के साथ और केंद्र के निशाने पर लेने के साथ निशाने पर नरेंद्र मोदी का नाम आता था, जिस तरीके से आज केजरीवाल ले रहे हैं। कल तक ममता बनर्जी भी लेती थी। तो क्या यह एक राजनीतिक घटनाक्रम है जिसमें 2024 में खुद को कहां फिट करना है ममता बनर्जी ये देख रही है? क्योंकि ममता बनर्जी तो अटल बिहारी वाजपेयी यानी एनडीए के पहले काल में भी साथ रही हुई है और कांग्रेस से 2-2 हाथ, लेफ्ट से 2-2 हाथ राज्य की राजनीति को बचाने के लिए करती रही है। लेकिन अब उन्हें पता है कि 2024 एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें राजनीतिक तौर पर ढाई चाल चलनी होगी। यह घोड़े की चाल होती है जिसमें आप जिस दिशा में चले जाएं, दाएं या बाएं पता नहीं चले, किसे आप शह और मात की स्थिति में लाकर खड़ा कर रहे हैं। ममता बनर्जी के निशाने पर 2014 से 2022 तक जितनी बड़ी तादाद में भाषणों में ममता बनर्जी का जिक्र मोदी को लेकर किया गया, उसकी जानकारी जो चुनावी भाषण है उन भाषणों के जरिए हमारी टीम ने जब निकाला तो पिछले विधानसभा चुनाव के भीतर में लगभग 160 बार निशाने पर नरेंद्र मोदी को लिया गया पॉलिटिकल तौर पर। और उससे पहले जो भाषण के दौर चलते थे और जो चुनाव होते थे उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा बार निशाने पर लिया गया। लेकिन विधानसभा में वही सीबीआई और ईडी जिसके निशाने पर इस देश के तमाम पॉलिटिशियन है, वहां पर मुक्ति और क्लीन चिट ममता बनर्जी ने दे दी। एक डाटा आपको जानकारी दे देते हैं कि सीबीआई के निशाने पर इस दौर में मोदी काल में 124 पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आप कहेंगे क्या मनमोहन सिंह के काल में नहीं होते थे? होते थे। उस समय 72 पॉलिटिशियंस थे। मोदी के दौर में अपोजिशन के 118 नेता हैं और 6 नेता बीजेपी के हैं। मनमोहन सिंह के काल में 43 यानी 72 में से 43 बीजेपी के निशाने पर रहते थे जो अपोजिशन थी, और 29 कांग्रेस और उनके सहयोगी भी निशाने पर रहते थे। यह एक स्थिति है। मोदी काल में जो निशाने पर सीबीआई के है उसमें 30 एमएलएज, एमपीज और पॉलिटिशियन टीएमसी के हैं, कांग्रेस के 26 हैं, उसके बाद आरजेडी 10, बीजेडी 10 और उसके बाद धीरे धीरे हर पॉलिटिकल पार्टी कम होती चली जाती है। लेकिन एक सवाल और है, प्रधानमंत्री मोदी के कालखंड में एक मुख्यमंत्री सीबीआई के निशाने पर आता है, 12 यानी दर्जन भर पूर्व मुख्यमंत्री निशाने पर आते हैं। और
जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तादाद 10 है, जो एमपीज हैं उनकी तादाद 34 है, जो एमएलएज हैं उनकी तादाद 24 है। कुछ एक्स एमपी हैं, कुछ एमएलए हैं जो एक्स रह चुके थे। ये डाटा के समानांतर दूसरी स्थिति लेकर आई है जब ममता बनर्जी ये कह रही है और बीजेपी ने कहा हमको ममता से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। चंद घंटों के बाद अमित मालवीय का ये ट्वीट आ गया। क्या ये एक साझा परिस्थिति तो नहीं है जहां पर ममता बनर्जी 2024 का रास्ता ये कहकर बीजेपी के साथ बना रही होगी कि देखिए आने वाले वक्त में कहीं कांग्रेस का उफान उभर कर सामने ना आ जाए, और वह जिस तरीके से अपनी विचारधारा में लेफ्ट हो गई है, तो ऐसे में ममता बनर्जी अब अडानी को भी मान्यता देने लगी है। और खुले तौर पर जो प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में दिया गया अडानी के नाम, उसमें मिदनापुर का ताजपुर बंदरगाह वह दिया गया है, जिसमें उनको बंदरगाह बनाना है, उसको क्रिएट करना है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है। और ये बिड लगाई गई, बिड में अडानी स्पोर्ट एंड एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ये पूरी बिड दे दी गई। यानी अनुकूल होती परिस्थितियों में मोदी भी सही हैं, अडानी भी सही हैं। कल तक निशाने पर यह दोनों थे। यह 2024 का पहला घटनाक्रम है जो खुले तौर पर उभर रहा है। लेकिन इसके समानांतर एक चीज और समझिए, वो कितने नेता हैं जो सीधे सीधे सीबीआई ने 30 नेताओं को अपने टारगेट पे लिया है जो सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े हुए हैं। ईडी के निशाने पर भी दर्जन भर हैं। उसमें अभिषेक बनर्जी तो है ही, जो उनके भतीजे हैं सुदीप बंदोपाध्याय, तपस पाल, सृंजय बोस, कुणाल घोष, अर्पिता घोष, शताब्दी राय, मदन मित्रा, सुब्रता बनर्जी, सोवन चटर्जी, स्वागत राय, काकोली घोष, प्रसून बनर्जी, अपूर्वा पोद्दार, श्यामल मुखर्जी। ये सारे कौन हैं और इनके ऊपर शारदा नारदा या नियुक्तियों को लेकर सवाल है। ये सवाल हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी राह बना भी रही है और राह बनाने के लिए ऑफर भी कर रही है। क्या? क्योंकि जब वो इस बात का जिक्र करती है कि पश्चिम बंगाल में एक छापे में 50 करोड़ का जिक्र होता है, उसको भरपूर दिखाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक और महाराष्ट्र में अरबों खरबों रुपया लुटाकर विधायकों को खरीद लिया जाता है। यह हिटलर के आगे की स्थिति है। यह कहते हुए अगर उस राजनीति को अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2024 को लेकर जो बिसात बिछ रही है उसमें छत्रप कहां पर खड़े होंगे, और ममता बनर्जी जिस तेवर के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव जीत कर निकली थी, उसमें वह जब मुंबई पहुंची तो शरद पवार उनके बगल में खड़े थे और उन्होंने खुले तौर पर संकेत दिए थे अब कांग्रेस का युग खत्म हो गया। सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस का युग है या नहीं है, सवाल है कि किस तरीके से अपनी राजनीति को, पॉलिटिशियन को मथना है। यह भी एक सवाल है। कांग्रेस अपने सबसे दुर्दिन में है और यह एक फैक्ट है कि अगर इस पदयात्रा की हवा ने भारत की राजनीति को नहीं चौंकाया, नहीं बदलने की परिस्थिति में लाकर खड़ा किया, तो परिस्थितियां कांग्रेस के इतने प्रतिकूल हो जाएगी उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब हम इस चौसर का जिक्र कर रहे हैं 2024 को लेकर, तो कई नेताओं का जिक्र होगा। यहां पर नीतीश कुमार का जिक्र होगा। वो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव हम उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लड़ेंगे। फूलपुर की पहचान जवाहरलाल नेहरू ने यहां से चुनाव लड़ा था। हालांकि एक माफिया डॉन ने भी वहां से चुनाव लड़ा, लेकिन शुरुआत फूलपुर लोकसभा सीट नेहरू के साथ जुड़ी हुई है। यानी सियासी तौर पर नीतीश भी समझ रहे हैं कांग्रेस को कैसे साधना है, उसके मर्म को अपने साथ क्यों लेने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष की कोई हैसियत कांग्रेस के बगैर होगी नहीं। इसके समानांतर ममता बनर्जी के ठीक पहले की परिस्थिति में ध्यान दीजिए तो मायावती का नाम आपके जहन में आएगा। मायावती का दलित वोट बैंक में इस देश के भीतर में अच्छा खासा पकड़ भी है और प्रभाव भी है, क्योंकि अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव को भी देखिएगा तो जो टॉप 5 पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें मायावती की बीएसपी शरीक होती है, जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले। यानी पहले नंबर पर अगर बीजेपी है तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, और वोटर के तौर पर तीसरे नंबर में बीएसपी आकर खड़ी हो जाती है। यानी वोट सीट मिले ना मिले, और सीट मिली थी उन्हें तब 10 सांसद तब जीते थे जब वह अखिलेश के साथ खड़ी थी। और आज उन्होंने ट्वीट करके एक नया संकेत दिया कि बीजेपी के प्रति जो उनका प्रेम था अब उस प्रेम को छिटकाना होगा, क्योंकि सिर्फ दलित वोट बैंक से काम नहीं चलेगा, उसमें मुस्लिमों को साथ लेना होगा। इसीलिए उन्होंने बिना नाम लिए जो बात कही
वह अखिलेश प्रेम नहीं है, लेकिन समाजवादियों के संघर्ष को मान्यता देता है और बीजेपी की तानाशाही या उसके गवर्नेंस को लेकर सवाल खड़ा करता है और कहता है कि वो तानाशाह है। उनके ट्वीट को जरा देखिए। विपक्षी पार्टियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों व उसकी निरंकुशता तथा जुल्म ज्यादती आदि को लेकर धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। साथ ही बात बात पर मुकदमे व लोगों की गिरफ्तारी एवं विरोध को कुचलने की बनी सरकारी धारणा अति घातक है। तानाशाही शब्द बीजेपी को लेकर यहां भी मायावती ने प्रयोग किया, जो मायावती पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान खामोश रही। वह भी समझ रही है कि अगर लोकसभा चुनाव में उनके सांसदों को जीत मिल जाए या उनके उम्मीदवार सांसद बन जाएं, तो अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होती हैं तो मुसलमान उन्हें वोट नहीं करेगा, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी को लेकर थी। यानी बिसात की एक नई बिसात यहां पर नजर आ रही है। प्यादे की चाल नहीं है, यह हाथी की चाल है, जिसमें स्पष्ट रूप से सीधे चलना है। और वह जो ट्वीट अगला करती है वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन मुद्दों पर वो खामोश रही, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था आदि के प्रति यूपी सरकार की लापरवाही के विरुद्ध धरना प्रदर्शन नहीं करने देने व उन पर दमन चक्र के पहले भाजपा जरूर सोचे कि विधान भवन के सामने बात बात पर सड़क जाम करके आम जनजीवन ठप करने का उनका क्रूर इतिहास रहा है। इसकी एक लाइन पे गौर किया आपने? उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की लापरवाही के विरुद्ध, यानी यहां पर निशाने पर योगी आदित्यनाथ है, ममता के निशाने पर बीजेपी है, नरेंद्र मोदी क्लीन चिट हैं। यहां पर निशाने में योगी सरकार है, केंद्र सरकार के प्रति रुख नरम है। लापरवाही और तानाशाही का चेहरा भी वह बीजेपी के मत्थे मढ़ रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार के मत्थे मढ़ रही है, नरेंद्र मोदी को निशाने पर नहीं ले रही है। यह है 2024 की बिसात के नए नए चेहरे, जिसमें बाकी छत्रपों के सामने भी मुश्किल है। यह मुश्किल उद्धव ठाकरे के सामने है, यह मुश्किल शरद पवार के सामने है, यह मुश्किल अखिलेश यादव के सामने है, तेजस्वी यादव के सामने है, यह मुश्किल चंद्रशेखर राव के सामने भी है आंध्र प्रदेश में। यह मुश्किल अपने अपने तौर पर हर उस छत्रप के सामने निकल कर आएगी जहां पर 2024 का चुनाव सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की परिस्थिति में चलता चला जाएगा। इसीलिए उस तीसरे मोर्चे को बनाने की जरूरत, जो कि 25 तारीख को चौटाला जिस रैली को करना, तीसरे मोर्चे की पैदाइश वहां से हो जाए 2024 को लेकर, इसको लेकर छत्रपों के भीतर बड़ी कुलबुलाहट है, ये होना चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही है कि आरएसएस को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी के तेवर खड़े हैं, बहुत एग्रेसिव है, वो बहुत एग्रेसिव है नरेंद्र मोदी की हर उस नीति को लेकर जिसमें वो सीधे निशाने पर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही छत्रप जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन सीधे बोलने से कतरा रहे हैं। ये 2024 की वो महीन लकीर है जिसमें अपनी अपनी राजनीतिक जमीन पर अपने अपने उम्मीदवारों को जीतते हुए देखने की चाहत है, चाहे 2024 की दौड़ में वो कहीं पर हो या नहीं हो। क्योंकि ममता बनर्जी अपने तौर पर भाषण में सीबीआई और ईडी से आगे जानबूझकर लगभग आधे दर्जन बाकी एजेंसीज का भी जिक्र करती है कि यह भी सही काम करें। उसमें ऐसी केंद्रीय एजेंसी आती है जिस पर जिक्र गाहे बगाए होता नहीं है, मसलन आईबी और रॉ पर जिक्र नहीं होता है, लेकिन विधानसभा के भीतर वो भाषण देते हुए कहती हैं कि इन्हें भी निष्पक्ष और निरपेक्ष होकर काम करना चाहिए। उसमें वो इलेक्शन पीरियड में जो नियुक्ति होती है सीआईएसएफ की, बीएसएफ की, एसएसबी की, इसको निशाने पर लेकर लेती हैं। वो जानती हैं कि राजनीतिक तौर पर किसे निशाने पर लेना है, किसे छोड़ देना है, लेकिन निशाने पर लेते वो ये नहीं कहती हैं कि दरअसल राज्यपाल जो आप बैठाते हैं वो दिल्ली के जरिए यहां पर आते हैं और उसके बाद यहां पर चीज़ों को डेवलप करते हैं। वह कहती है वो गवर्नर को निजाम मानती है। उनका कहना है कि निजाम के निवास पर बीजेपी के नेता हर शाम में जाते हैं और वहां कौन सी साजिश या कौन सी चाहत लेकर बाहर आते हैं जिससे वो निशाने पर चीजें लेने लगते हैं। जबकि यहां पर स्थिति यह है कि मनरेगा तक का पैसा भी रिलीज केंद्र सरकार नहीं कर रही है, फिर निशाने पर मोदी नहीं। यह 2024 की परिस्थिति में मोदी प्रेम और आरएसएस प्रेम
उस परिस्थिति को जन्म दे रहा है जहां पर 2024 की स्थिति बहुत साफ बतला रही है। विपक्ष भी सोच रहा है, क्षत्रप भी सोच रहे हैं और शायद बीजेपी के भीतर भी हिचकोले मार रही है कि ये परिणाम 2014 वाले नहीं होंगे, 2019 वाले नहीं होंगे। ये परिणाम चौंकाने वाले होंगे और इस चौंकाने वाले परिणाम को चौंकाने वाली परिस्थिति में लाने के लिए पूरा का पूरा विपक्ष अपनी गोलबंदी अपने अपने दायरे में करने को मजबूर है और उसकी जरूरत है। तभी उस आश्रय वह 2024 को अपने अनुकूल साध पाएंगे, अन्यथा उनके लिए मुश्किल ये होगी कि उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। और ममता बनर्जी इस बात को बाखूबी समझ रही है। ज्योति बसु और वामपंथी भी 30 बरस तक रहे, लेकिन उसके बाद जब मटिया मेट हुए तो एक विधायक नहीं जीत पाया। ममता बनर्जी को भी 10 बरस हो चले हैं। अब उसके आगे की परिस्थितियों में उसे कैसे उस राजनीति को साधना है जिसके बीच में 2024 भी आता है और 2024 के बाद होगा विधानसभा चुनाव जहां पर ममता को जीतना है। सियासत की ये ऐसी बिसात है जिसमें आम लोगों का जिक्र हमने नहीं किया, उनकी जरूरतों का जिक्र नहीं हुआ। उनके सरोकार इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कभी होंगे या इन पॉलिटिकल पार्टीज के सरोकार इन लोगों की जरूरत के साथ है, नहीं होगा। क्योंकि कोई भी पूछ सकता है 2014 से लेकर 2022 के अगस्त के महीने तक आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ थी, अब प्रेम क्यों छलक गया? कोई भी पूछ सकता है 2014 के बाद से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तक आप आरएसएस के खिलाफ खड़ी थी, अब प्रेम क्यों जाग गया? ये सारे सवाल नहीं है, 2024 के ऐसे जवाब हैं जो आने वाले वक्त में जिसकी अनुगुंज आपको सुनाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।